हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे। कौन सा चैनल? केम ऑफ क्लासेस। और उसका मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। जो स्टूडेंट पिछले लेक्चर ना देखे हो वो यूट्यूब पे सर्च करना केम ऑफ क्लासेस, वहाँ पे आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से पुराने लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जीओसी में क्या क्या पढ़ा दिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट क्या है, टेम्प्रोरी इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, अप्लीकेशन पार्ट देखा इंडक्टिव इफेक्ट का। क्या क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट देखा, रिएक्टिव ऑफ अल्कोहल देखा। उसके बाद मैंने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल डेरिवेटिव देखा, और एस्टिक स्ट्रेंथ में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव है, क्या रोल था, ये सब मैंने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। दोस्तों, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? आप बोल सकते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ, किसका? डीलोकलाइजेशन किसका? पाई इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें? पैरेलल पी ऑर्बिटल। मतलब पैरेलल पी ऑर्बिटल में जो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, उसे ही हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ लाइन लिखा गया है, आप इसको पढ़िए। क्या लिखा गया है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे किसी कंपटीशन का 2 साल से 3 साल से अलग अलग एग्जाम का तैयारी करते हैं, नहीं होता है, कुछ नंबर से रुक जाता है, तो हार मान लेते हैं। कहते हैं सर, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नसीब ही नहीं साथ दे रही, मेरा तकदीर ही नहीं साथ दे रही। मतलब वो तकदीर पे दोष देने लगते हैं। इसीलिए लाइन लिखा है कि आप मेहनत करते रहिए, करते रहिए, आपको डेफिनेटली एक दिन क्या मिलेगा? सफलता मिलना ही मिलना है। बस आप लगे रहिए। आपने कहावत सुना होगा ना, लोग कहते रहते हैं नसीब ही है, अगर नसीब ही है खोटा तो क्या करेगा लोटा। लेकिन आप इस पे मत जाना। आपने ये भी सुना होगा कि आप मेरे हाथ के लकीरों पे मत जाना, गालिब तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मतलब यह आपको मेहनत करने से हटना नहीं है। भले से 1 नंबर से आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं पा रहे हो, 2 नंबर से नहीं कर पा रहे हो, आप कंटिन्यू उसमें एफर्ट दिखाइए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा पकड़ बनानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, जो मैंने आज रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सब जान लीजिए। एक एक कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आप अच्छे सीख लिए, जीओसी आप अच्छे सीख लिए, जान लीजिए आपको आगे चल के ऑर्गेनिक काफ़ी आसान लगेगी। तो हमारा हेडिंग रहेगा क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? रेजोनेंस इफेक्ट। अब क्या लिखोगे? द डीलोकलाइजेशन ऑफ, क्या लिखोगे? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? इन पैरेलल, ये क्या है? पैरेलल पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे आप। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है, किसमें? पैरेलल पी ऑर्बिटल में, उसे ही आप रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं।
अच्छा दोस्तों, अभी आप आगे चल के ये टर्म जरूर देखेंगे, लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन। ये दो वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेगा आपको, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर लोकलाइजेशन क्या मतलब है, डीलोकलाइजेशन क्या मतलब है। देखिए, लोकलाइजेशन का मतलब आप यहाँ से, मतलब लोकल, जैसे कोई परमानेंट जौनपुर का रहने वाला है तो वो क्या हुआ, वो जौनपुर का लोकल हुआ। अगर मान लीजिए जौनपुर में कोई कानपुर का रहने आ गया तो उसको आप लोकल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ का वो लोकल नहीं है, मतलब वो कहीं, मतलब कुछ दिन के लिए जौनपुर में आया है, बाकी वो फिर चला जाए कहीं और, तो उसको बोलेंगे डी लोकल। डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, जो एक जगह का रहने वाला नहीं है, एक क्या है, लोकल है, फिक्स है, मतलब यहीं पे रहेगा। लेकिन डी लोकलाइजेशन मतलब है आज यहाँ कानपुर, कल बनारस, परसों इलाहाबाद, कभी और कहीं और, मतलब डी लोकलाइज कर रहा है, एक जगह नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन लोकलाइजेशन मतलब एक जगह फिक्स है, मतलब लोकल है, मतलब ये यहाँ का लोकल है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, किसका करेक्टरिस्टिक्स, रेजोनेंस इफेक्ट का करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे दोस्तों। अब इसको रख कर लो, ठीक है, कई सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का करेक्टरिस्टिक्स देखा था, ऐसे ही हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस की करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे दोस्तों, कि जो रेजोनेंस है वो एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है, मतलब ये सब एक ही में होता है, अलग अलग दो के बीच नहीं होता। इंट्रा मींस एक ही में, इंटर मींस दो के बीच। सबसे पहले क्या है, रेजोनेंस इज क्या लिखोगे, इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, मतलब यह एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वह होता है, आर दोज इन विच, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप उसको बोलोगे जिसमें इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम, जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, ऑल द एटम्स इज कंप्लीट। ठीक है, मतलब पहला मैंने बताया कि रेजोनेंस एक इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वह होता है जहां पे सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक और नाम होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन बाई, मतलब इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या, नोन बाई कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म, एंड इट इज सोन बाई, इसको हम कैसे दिखाते हैं या मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दोस्तों, इसको कहेंगे डबल हेडेड एरो। आप इसको कह सकते हो डबल हेडेड एरो, मतलब ये दोस्तों कि इसमें यहाँ भी एक हेड है, एक यहाँ भी हेड है, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल हेडेड एरो। ये किसको बताता है, रेजोनेंस को। कहीं भी अगर ये सिंबल दिखे आप समझ जाना कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे दोस्तों, आप लिखोगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है
आप ये लिख सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द हाइपोथेटिकल, क्या है दोस्तों, हाइपोथेटिकल आर इमेजिनरी। मतलब या तो ये हाइपोथेटिकल है या तो इमेजिनरी है, मतलब हमारी एक तरह का कल्पना है, कोई ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो अगर ये क्या है, डबल बॉन्ड, अभी तो आपको आइडिया मैं बताता हूँ कि अभी कंजुगेशन क्या आइडिया है, मैं बता रहा हूँ क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्डेड डबल हेडेड एरो, क्या होगा, ये होगा यहाँ, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे चला गया, ये यहाँ के पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब आप देख रहे हो, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, अब हमें आगे पॉइंट मिटाना पड़ेगा ऊपर का, अगला करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए मैंने 4 करेक्टरिस्टिक्स बताया, अब 5वां देखेंगे। आप यही 5वां लिख लो। अब क्या लिखोगे, डिस्पर्सल चार्जेस, ये क्या है, चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है, क्या करेगा, इंक्रीजेस दी स्टेबिलिटी, मतलब क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, और स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगा, इंक्रीज हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा है, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट हम ऊपर लिखते हैं, 6वां पॉइंट लिखेंगे, रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस वहीं पे होगा, टेक्स प्लेस इन द सिस्टम, उस सिस्टम में होता है जहां पे वेयर sp2 और sp मेंबर हो। ठीक है, जहां पे या तो sp2 या sp मेंबर हो, sp3 डू नॉट पार्टिसिपेट, sp3 पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इसको ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं कैसे, देखिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक सिग्मा दो सिग्मा, और अगर एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ से एक सिग्मा मिल गया, एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ पे है, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक सिग्मा दो सिग्मा एक सिग्मा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, मतलब एक तरह से क्या है, sp2 ही मेंबर सब है, मतलब ये क्या है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा सिस्टम बता दूं दोस्तों, ऐसे, ये क्या है, ठीक है, आप कहोगे सर ये sp2 तो है, मैं मानता हूं है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन क्या ये sp2 है, ना जी सर, कैसे, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा, क्या हो गया, sp3, ये क्या कर रहा है, बीच में sp3 आ जा रहा है, मैं बोला sp3 पार्टिसिपेट नहीं करता, किसमें, रेजोनेटिंग में, रेजोनेंस में, ये लगा, अगर ये sp3 बाद में होता तो बात कुछ और होती, क्या है, बीच में आ जा रहा है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, बीच में sp3 आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला करेक्टरिस्टिक्स। हम अगला पॉइंट देखेंगे, ये 6वां पॉइंट था। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, 7वां पॉइंट, क्या, रेजोनेंस
takes place only in the conjugated system, मतलब जो रेजोनेंस होता है वो केवल और केवल कंजुगेटेड सिस्टम में ही होता है। आप बोलोगे सर ये तो कंजुगेटेड सिस्टम एक नया टर्म आ गया, हमको तो नहीं पता। तो देखिए ना, आपको को नहीं पता ये क्या है, कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, लगातार sp2 है। मैं बता sp2 या sp मेंबर हो तो वो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, वहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अच्छा बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम है? ना जी सर, नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल। अगर मैं ऐसे करूं, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है sp3, ये बीच में sp3 आ जा रहा है, लगातार डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। बीच में sp3 आ जा रहा है, sp3 क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब यहाँ पे एक कंजुगेटेड सिस्टम नहीं बोलोगे आप, ठीक है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। और अगर लगातार डबल बॉन्ड आ जाए उसको हम क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, एक क्या है क्यूमुलेटेड, एक क्या है कंजुगेटेड, और एक क्या है आइसोलेटेड। आपको बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बताया कि रेजोनेंस कंजुगेटेड सिस्टम में ही होता है। रेजोनेंस टेक्स प्लेस ओनली इन द कंजुगेटेड सिस्टम। देखिए अब बात आ गई कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होगा दोस्तों? कंजुगेटेड सिस्टम आप बोलोगे द सिस्टम हैविंग पैरेलल p orbital along with एट लीस्ट कम से कम एक क्या हो, 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। कंजुगेटेड सिस्टम का डिफिनेशन आप क्या समझे कि वह सिस्टम जिसमें पैरेलल p ऑर्बिटल हो और उसके साथ ही कम से कम एक क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, जैसे ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दूं मैं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए क्या जोड़ दूं, ये क्या है लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंजुगेटेड सिस्टम, कैसे, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा। समझ रहे हैं आप? और कंजुगेटेड सिस्टम का 2 पॉइंट इसमें आप याद रखना, क्या, ऑल द p ऑर्बिटल, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड बी इन सेम प्लेन, मतलब सारे p ऑर्बिटल किसमें होने चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। किसमें? सेम प्लेन में। और अगला पॉइंट कंजुगेटेड सिस्टम के लिए, ऑल द p ऑर्बिटल शुड बी इन सेम प्लेन। आप ये लिखोगे ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट। ये सब हमारा क्या था, ये 2 पॉइंट किसके थे, कंजुगेटेड सिस्टम का कंडीशन कि कंजुगेशन कब होगा। हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि हम उसमें ये चेक करेंगे कि रेजोनेंस कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। देखो दोस्तों, कंडीशन आप ये याद रखना, वैकेंट डी हो या p ऑर्बिटल हो, ठीक है, ये होने चाहिए। और या तो देखो कार्बोकैटायन हो या रेडिकल हो या डबल बॉन्ड हो
या क्या हो, बोरान हो। ठीक है, अब इन सब के साथ सिंगल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे क्या हो, या तो लोन पेयर हो, क्या है लोन पेयर, या क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, या फिर पाई बॉन्ड हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, नहीं समझे? मतलब इन सब के साथ सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से या तो लोन पेयर दिया हो या नेगेटिव चार्ज दिया हो या तो पाई बॉन्ड, तो वहां पे कंजुगेशन होगा। देखिए एग्जांपल से आप कैसे समझेंगे। एक क्या है डबल बॉन्ड, एक क्या है सिंगल बॉन्ड, एक क्या है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से क्या फिर से पाई बॉन्ड है, तो इसमें कंजुगेशन कैसे होगा, ऐसे होगा। आप ऐसे देखो ना, ऐसे। ठीक है, कंजुगेशन होगा। अल्टरनेट, अब ये ध्यान देना, अल्टरनेट क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, या अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, या अल्टरनेट सिग्मा फिर लोन पेयर, ऐसे हो। आप ऐसे देखो, अब बताओ ए है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नहीं, आप यहाँ पे कार्बन मान लो। ठीक है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, आप कहोगे हाँ जी सर, कैसे, इसके पास क्या होगा वैकेंट पी होगा, कैसे वैकेंट पी, तो वैकेंट पी में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जाएंगे, हाँ हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए दिया हो, ऐसे दिया हो और ऐसे दिया हो, क्या रेजोनेंस होगा, हाँ कहोगे, कैसे, ए ऐसे शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए ऐसे जाएगा। ए नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक तरह से लोन पेयर आप कंसीडर करो, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होगा। आप एक केस देखो, मान लीजिए यहाँ रेडिकल हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, आप कहोगे सर मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है। आप इसको होमोलिटिकली क्लीवेज करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल। समझ रहे हैं, ए डबल बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गए, बॉन्ड बना लिए, मतलब यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल है। और हम केस देखते हैं, जैसे आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आप बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है, हाँ जी सर, कैसे है यार, नहीं है ना, यहाँ क्योंकि बीच में sp3 आ रहा है। मैं बता sp2 या sp मेंबर क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, sp3 पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि कंजुगेशन नहीं हो पा रही ना, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। अब मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने जा रहा हूँ, हो सकता है आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। जैसे मान लीजिए ए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्या BH2, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो कैसे, ए क्या है बोरान, बोरान क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन छोड़ो, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, मतलब 2s में, यस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, यस में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ भेज दिया, क्या हो जाएगा, ये क्या है 2p है, ये 2s है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या है, एक मान लीजिए यहाँ कार्बन है। ठीक है, अब इसको ऐसे मान लो, इसका क्वेश्चन को आप ऐसे मान सकते हो, CH2 माइनस, तो मतलब एक तरह से ये वाला जो बोरान का एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी 1 इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन से क्या बना होगा, एस कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। मान लीजिए एक उससे मिल गया, मान लीजिए कार्बन वाला से 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच ये वाला बॉन्ड बना, इसके भी हाइड्रोजन 2 से अटैच है, एक हाइड्रोजन का 1s, एक हाइड्रोजन का 1s। ठीक है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ, इनके साथ कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, ये बोरान का है, ऑर्बिटल दिखाए मैं, ये जिससे जिससे अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच किया, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, मतलब क्या है, यहाँ से ये बोरान का कार्बन से अटैच है, यहाँ बोरान 2 हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड बना दिया। लेकिन जो बोरान का ये वाला ऑर्बिटल है, ये क्या है, p ऑर्बिटल है। पी कैसे, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रहा है, ये वाला पूरा पूरा खाली है,
तो पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट, या आप बोलोगे एम्प्टी, मतलब खाली है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ सकता है। तो ये जो कार्बन की नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके पी ऑर्बिटल, मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। अब यहाँ लिखोगे एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें भी कंजुगेशन है। होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखिएगा ध्यान से। जैसे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ऐसे है, मान लीजिए क्या है, NH3+ है। अब मैं पूछूं क्या इसमें रेजोनेंस होगा, आप कहोगे हाँ जी सर। कैसे होगा यार, इसमें तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्या नहीं है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। आप कहोगे सर आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे देखेंगे। देखिए ना आप ध्यान से, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 5 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया, 2p में क्या किया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 3 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 है। तो देखिए ऐसे हो गया। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का आपको पता है क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए अमोनिया ऐसे था, ठीक है, मान लीजिए ऐसे रहा होगा सपोज, और मान लीजिए मेथाइल आयोडाइड है। यहाँ लिविंग ग्रुप अच्छा लगा हुआ है, और इसके पास लोन पेयर है। ये क्या होंगे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए होंगे, यहाँ से इस पर अटैक करेंगे, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए क्या है, CH3 NH NH NH, क्या आ गया, प्लास्टियर। बात नहीं समझिए आप, अब ध्यान से समझिए क्या बन गया यहाँ पे। इसके बाद CH3 है, उसके बाद क्या लगा है, NH+ चार्ज, मतलब ये नाइट्रोजन किससे अटैच है, इससे। सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है सर, सेम चीज है कि नहीं। मतलब एक तरह से आप इस वाले कार्बन को आप क्या मान लो, ये वाला कार्बन, आप CH3 में देखो कि सर यहाँ तो नेगेटिव चार्ज नहीं, आप यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा रहे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे ऐसे हुआ होगा तो NH3+ बना होगा। यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, मान लीजिए CH2- ही है, सपोज मान लो आप। तो अब क्या देखना, अब मुझे ये बताना है क्या ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे के ऑर्बिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा, कब खाली रहेगा तब जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के, बाकी पी में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कब इसके साथ चला गया, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 बॉन्ड। बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसलिए क्या आ गया, इस पर प्लस चार्ज। तो देखिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड किससे बने, हाइड्रोजन से, मतलब इनके बीच 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पी के 3 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे होंगे, हाइड्रोजन 1s 1s 1s, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी को दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए किसी के 2s में डाला होगा, सपोज मान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसके साथ कॉम्बिनेशन कराया होगा ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने बांड है, 3 बांड, एक ऐसे बनाया होगा, एक ऐसे बनाया होगा, एक ऐसे बनाया होगा, 3 बना लिया। बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या था, बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा, तो प्लस चार्ज आ गया। समझ रहे हो, ठीक, ऐसे हो गया। अच्छे बताइए कब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो इसमें भी ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ डबल होगा, ए इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ होगा, ए इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ डबल होगा। तो कहीं नाइट्रोजन का कोई भी ऑर्बिटल खाली दिख रहा है, ये तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे यूज करके बॉन्ड बना लिया, कोई भी इसका ऑर्बिटल खाली ही नहीं है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, तो इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा।
अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऐसे सिस्टम दिया हो, ऐसे दिया हो प्लस चार्ज। अब मैं पूछूं क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? आप कहोगे सर जी देखता हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं क्या बताया, एक सिस्टम है कार्बन, यहाँ कार्बन प्लस चार्ज, ये सिस्टम, उससे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पास क्या होगा, वैकेंट पी होगा। क्या होगा? वैकेंट पी। कैसे? आप ऐसे देख सकते हो, मान लीजिए ऐसे रहा होगा एक सिस्टम, मान लीजिए ऐसे कोई रहा होगा, ठीक है, कार्बन मान लीजिए यहाँ 3 बॉन्ड बनाया होगा, इसके बाद आयोडीन है, आयोडीन क्या रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, यहाँ से जब लीविंग ग्रुप निकला होगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब जो जैसे आप ऐसे देखिए CH4 मान CH3 आयोडीन है, कैसे बना होगा, देखिए क्या होता है 1s2 2s2 2p2 होता है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 2s के 1 इलेक्ट्रॉन, 2p के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब क्या है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, मान लीजिए हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आयोडीन का भी गया होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 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 करके ये 4 बॉन्ड बना लिया, बन रहा है नहीं 4 बॉन्ड, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे फिल करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी इसका कोई भी कार्बन का ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन ये आयोडीन क्या कर रहा है, जो इनके बीच आयोडीन का बॉन्ड बना है, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर चला जा रहा है आयोडीन, तो यहाँ का ये क्या होगा, पूरा पूरा खाली हो जाएगा। सवाल है इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि एक खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज है ठीक है, लेकिन जब जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ये जो मान लीजिए कार्बन आयोडीन के बीच ये बॉन्ड है, ये आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं गया, लेकिन साथ साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव महसूस करेगा, इसलिए पॉजिटिव आता है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डाल देगा, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। अगर मान लीजिए एक केस हो जाए आपके पास BH2 हो, मान लीजिए ऐसे सिस्टम हो, ऐसे नहीं हो, देखो ऐसे हो, क्या हो, ऐसे, क्या है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो, बोरान हो, मतलब इसके पास क्या p ऑर्बिटल है, क्या है, p ऑर्बिटल, बात समझे, जैसे बोरान है, बोरान से अटैच सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, p ऑर्बिटल में, क्या बन जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना हो कैसे बनेगा, ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, किस में डाल रहा है, पाई बॉन्ड से किस में जा रहा है, कार्बन, अगर मैं पूछूं कि इसमें कहां से कहां डोनेशन हो रहा है, आप कहोगे वैकेंट p ऑर्बिटल में, मतलब कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p ऑर्बिटल के वैकेंट में, मतलब जो बोरान के p ऑर्बिटल है उसमें जा रहा है, कौन, एक कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, तो इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर मैं पूछूं क्या इसमें होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप कहोगे सर हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने केस देखा था नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है,
अगर ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है, जगह ही नहीं खाली है, मान लीजिए एक कार में 7 सीट है और अगर 8वां को ले जाना है तो नहीं ले जा पाएगा ना, क्योंकि जगह ही नहीं है। कहीं मान लीजिए किसी कंपनी में 7 वैकेंसी है तो वो 7 को ही लेगा, 8वां नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो 20 सीट थी फुल हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भेजेगा? नहीं भेजेगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक और शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।